चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। वक्त हो चला है ग्राउंड रिपोर्ट विद गौरव अग्रवाल का। अच्छा लगता है जब आपकी मुहिम रंग लाए और अपने अंजाम तक पहुंच जाए। कुछ ऐसा ही किया है टीवी9 भारतवर्ष ने। हमने आपको ये दिखाया था कि डिलीवरी बॉय किन कठिन परिस्थितियों में, किन कठिन हालातों में काम करते हैं। ना उनके पास बीमा है, ना पीएफ है, खर्च बढ़ रहा है, कमाई दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। कंपनियां उनकी सुनने को तैयार नहीं है। हमारी इसी ग्राउंड रिपोर्ट के बाद केंद्र सरकार हरकत में आई। आज देखिए गिग वर्कर के लिए केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया आज कौन सा बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं। इसके अलावा आज हम आपको आपके घर रोज आने वाले डिलीवरी बॉय के घर भी लेकर चलेंगे, उसके घर का हाल आपको दिखाएंगे। देखिए डिलीवरी बॉय, खुशियों की डिलीवरी कमिंग सून। ग्राउंड रिपोर्ट विद गौरव अग्रवाल। को देख के हम आनंद लेते हैं उनकी खुशियों की डिलीवरी कब होगी। और टीवी9 भारतवर्ष की मुहिम रंग लाई है। आज अपनी इस ग्राउंड रिपोर्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक डिलीवरी बॉय जब संघर्षों से गुजर रहा है और जब उस रिपोर्ट को टीवी9 ने दिखाया तो कैसे सरकार ने उसका संज्ञान लिया है। आज अपनी इस रिपोर्ट में मैं आपको दिखाऊंगा एक डिलीवरी बॉय का पूरा घर। कैसे एक डिलीवरी बॉय, अभी तक आपने उनको देखा कि उनको काम में क्या दिक्कतें आ रही हैं, किस तरह से उनकी कमाई कम हो रही है, लेकिन उनका घर कैसे चलता है, उनके घर वाले क्या कहते हैं, आज ये सब आपके सामने इस ग्राउंड रिपोर्ट में मैं लेकर आऊंगा। आगे बढ़ें उससे पहले आपको हमारे पिछले एपिसोड का एक छोटा सा रिकैप जरूर देखना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल और मैं आपसे पूछने आया हूं एक बेहद ही गंभीर सवाल। सपने पूरे ना हो तो आपको कैसा लगता है? रोजगार मिलता नहीं है, मजबूरी में बंदा आता है, काम करता है। सर आगे कुछ नहीं होगा सर, यही है गुलामी वाली नौकरी, यही है, करते रहो बस, बोझा ढोते रहो, कमाते रहो, खाते रहो, यही नौकरी और कुछ नहीं है सर। कोई सुनता नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। अभी एक्सीडेंट है, जाए कंपनी में कॉल लगाओगे, कोई कॉल ही नहीं उठेगी। कस्टमर कहता है इतना डिले क्यों हुआ, ट्रैफिक, बारिश, सब चीज झेल कर कस्टमर के पास पहुंचता है। अमरजीत, आप डिलीवरी बॉय कब से गए? सर 7 साल से कर रहा हूँ समथिंग। 7 साल से। और कहाँ के रहने वाले हो आप? डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर। डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर। तो बताओ पढ़ाई वढ़ाई क्या की है? सर मैंने हाई स्कूल इंटर, उसके बाद बीएससी भी कंप्लीट किया हमने। बीएससी करने के बाद एडिशिया कंप्यूटर कोर्स भी किया, आईटीआई भी करा। लेकिन सर जॉब ना सही से होने के चक्कर में मैं कर रहा हूँ, 6-7 साल से कर रहा हूँ। कहाँ से आप? हरदोई से। कितनी पढ़ाई की? DL.ED प्लस VTC और प्लस सुपर टेट कर लिया है मैंने। अब मैं सीटेड को दोबारा से कुछ नंबर मेरे कमाए थे, अब मैं सीटेड कर रहा हूँ इस टाइम। टीचर बनना चाहते हैं? एक डिलीवरी बॉय की लाइफ कैसी होती है? डिलीवरी बॉय जितने संघर्ष से गुजरता है उतना कोई भी नहीं गुजर सकता है। जैसे कि एक इंटरफेस तो पहले रेस्टोरेंट से करता है, फिर वहाँ से जाने के बाद सोसाइटी में गार्डों से, फिर कस्टमर कहता है इतना डिले क्यों हुआ, ट्रैफिक, बारिश, सब चीज़ झेल कर कस्टमर के पास पहुंचता है। कस्टमर को ये लगता है कि राइडर गलती करके आ रहा है, राइडर अपनी वजह से ही डिले कर रहा है। जब एक्सीडेंट होता है तब अपने यार दोस्तों को किसी को बुलाता हूँ हेल्प के लिए, ये कंपनियों को बताता हूँ तो कंपनियाँ कोई ये कुछ नहीं कहती हैं, ना कुछ एक्शन लेती हैं, ना उसके बारे में कुछ सोचती हैं। बैठने का है कोई सुविधा, ना कोई वो है प्लेटफॉर्म की यहाँ बैठो, यहाँ बैठने के, ना खाने पीने का कोई वेस्ट कुछ भी नहीं है, ना कुछ एक है कुछ भी नहीं है। तो हमारे साथ एक शख्स हैं जो पिछले 10 साल से डिलीवरी के काम में लगे हुए हैं। डिलीवरी बॉय की जिंदगी कैसी होती है? जिंदगी हमारी तो देखो जी, इस समय बिल्कुल नरक बना रखी है कंपनी ने। कोई सुनता नहीं है। स्विगी 20 रुपये में 6 किलोमीटर भेजती है, 6 किलोमीटर वापस बुलाती है। 12 किलोमीटर में 24 रुपये का पेट्रोल लग जाता है, 20 रुपये ऑर्डर के मिलते हैं। 4 रुपये माइनस में चले गए हम। कस्टमर्स का कैसा रवैया होता है आप लोगों के साथ? वो कस्टमर तो सर हर तरह के मिलते हैं, बढ़िया भी मिलते हैं और गलत भी मिलते हैं। बढ़िया भी ऐसे मिलते हैं, बेचारे बात भी पूछते हैं, पानी की भी पूछते हैं। कुछ ऐसे मिलते हैं कि गलत बात भी करते हैं कि घंटी बजाते रहो गेट नहीं खुलेगा। लेकिन अब तो इन्होंने बिल्कुल मामला बेकार कर रखा है। बेरोजगारी का फ़ायदा उठा रहे हैं ये। रोज़गार मिलता नहीं है, मजबूरी में बंदा आता है, काम करता है, वो यही सोचता है चल 300 बच रहे हैं, बच तो रहे हैं, कुछ खाने पीने के लिए तो कुछ तो मिलेगा।
और क्या कंपनी सुविधा देती है आप लोगों को? कोई सुविधा नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। अभी एक्सीडेंट है जाए, कंपनी में कॉल लगाओगे, कोई कॉल ही नहीं उठेगी। तो देखिए, आज हम आपके लिए एक बहुत स्पेशल रिपोर्ट लेकर आए हैं। आज हम पहुंचे हैं दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर बुलंदशहर उस डिलीवरी बॉय के घर जिसकी कहानी TV9 भारतवर्ष पर दिखाए जाने के बाद श्रम मंत्रालय से उनको फोन आया। और आज हम दिखाना ये चाहते हैं कि कैसे वो डिलीवरी बॉय किस कठिनाई से कहां पर रह रहा है, कैसे रह रहा है, क्या और उसके घर की हालत कैसी है उसके। और क्योंकि आज बारिश भी हो रही है, लेकिन बारिश हो रही है फिर भी हमें काम तो करना है। मोकम जी यहाँ पर हमारे साथ हैं। मोकम जी कैसे हैं आप? आइए सर, आ जाएं। चलिए आइए मोकम जी के घर चलते हैं। ये देखिए, ये मोकम जी का घर है, यहाँ पर हम आए हुए हैं। मोकम जी, परेशान तो नहीं कर दिया आपको हम लोगों ने? नहीं। घर भी अंदर आ सकते हैं? हाँ बिल्कुल आ सकते हैं सर, आपका घर है। देखिए, ये मोकम जी का घर है। ये नोएडा में डिलीवरी बॉय का काम 10 साल से करते हैं। हमने इनकी कहानी दिखाई तो इनको श्रम मंत्रालय से फोन आया। आपको किसका फोन आया था? श्रम मंत्रालय से बताई थी कि श्रम मंत्रालय से फोन है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने पूछी थी कि आपका जो है, आपको ये जो TV9 भारतवर्ष वालों ने इंटरव्यू लिया, हाँ। इसमें आपको क्या क्या दिक्कत आती है। हाँ। फिर हमने बताया, मैंने कि ये दिक्कत आती है, हम जो ऐसे ऐसे काम करते हैं रात में दिन में। हाँ बिल्कुल बैठे, आप भी बैठिए, आइए। रात में दिन में हम हर समय काम करते हैं, बारिश में, धूप में, हाँ। गर्मी में, ठंड में। तो मैंने कि इसका पैसा पूरा नहीं मिलता है हमें, कोई सुविधा नहीं मिलती है। और मैंने कि पैसे जो पहले मिलते थे उससे और हमारे कम कर दिए गए हैं। आपने ये कहा उनसे? हाँ। तो उन्होंने क्या कहा फिर आपसे? वो बोलेगा हमारी मीटिंग हुई है अभी और इस पर विचार किया जाएगा और आपको जो है दिल्ली बुलाया जाएगा। कब? उन्होंने बताया था कि 15 तारीख के आसपास बुलाया जाएगा। 15 सितंबर? हाँ। इसके लिए मैं TV9 भारतवर्ष वालों का जो है धन्यवाद करता हूँ। और उन्होंने हमारी बात को जो सरकार तक पहुंचाया और सरकार ने हमारी बात पर संज्ञान लिया। मैं सरकार का भी धन्यवाद करता हूँ इसको। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद के पात्र तो TV9 भारतवर्ष वाले हैं इसके लिए। और हमारी तो कोई सुनने वाला था ही नहीं। जिसकी कोई नहीं सुनता उसके ऊपर वाला सुनता है। उससे पहले हमारी कोई सुनने वाला नहीं था, कोई नहीं सुनता था। घर में कौन कौन है आपके? घर में ये हमारे भाई हैं, हमारी भाभी हैं, बच्चे हैं और बच्चे स्कूल। कितने लोगों का परिवार है आपका? ये परिवार है हमारा करीब करीब 10-12 लोगों का। 10-12 लोगों का। तो उस जॉब से तो होता नहीं होगा कुछ नहीं होता है, बताया था सर। अभी जो है कुछ कर्जा लेते हैं बैंक से और कर्जा अब भी कर्जा पटता नहीं है, वो फिर चलता रहता है। कुछ प्राइवेट कर्जा भी लेते हैं, जब जाके मुश्किल से घर चलाना पड़ता है। खेती भी करते हैं तो गाय थोड़ी सी खेती है हमारे पास, ज़्यादा खेती है नहीं। तो घर में कौन कौन है आपके? घर में ये हमारे भाई साहब हैं, ये हमारी भाभी हैं, ये हमारी घरवाली पत्नी है और बच्चे हैं। बच्चे स्कूल गए हैं। लड़कियां भी, जो हमारे पास इतना पैसा नहीं आता है कि जो हम लड़कियों को पढ़ा सकें। हमारे यहाँ एक कॉलेज है परदादा परदादी नाम से। अच्छा। वो लड़कियों की ही कॉलेज है, उसमें लड़कियों को फ्री में पढ़ाया जाता है बिल्कुल। अच्छा। गाड़ी स्कूल की आएगी लेने, गाड़ी छोड़ के जाएगी। ड्रेस, किताब, कॉपी, पेंसिल, खाने का जो लंच सब स्कूल की तरफ से ही है। अच्छा। और अगर हम किसी अन्य स्कूल में पढ़ाएं तो फिर इतना हमारे पास पैसा नहीं है। तो फिर घर का खर्चा कैसे चलता है? अब घर का खर्चा जो कुछ वहाँ से आता है, कुछ कर्जा लेते हैं, कुछ इधर उधर ये भी मजदूरी करते हैं, वो भी करते हैं, मुश्किल से खर्चा। और आप नोएडा में डिलीवरी बॉय का काम करते हैं? हाँ, बड़ी दिक्कत, बहुत दिक्कत इतनी है कि बहुत परेशानी। ये घर में कितने कमरे होंगे? यही कमरा है बस, इसी कमरे में? यही कमरा है, हाँ यही सब इसी में रहते हैं। और पीछे खाली है सब, पशु रहती हैं। कंपनियों से क्या चाहते हो? कंपनी से हम ये चाहते हैं कि कंपनी जो हमारा जो पहले पैसा मिलता था, जो पहले जो नियम था कंपनी का रेट कार्ड, वही रेट कार्ड लागू हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया। पहले क्या था? पहले रेट कार्ड तो ये था कि जैसे कि तुम इंसेंटिव भी अलग अलग मिलता था और पर ऑर्डर भी अलग, जो है जैसे 60 रुपये 80 रुपये मिलता था। और अब उसको घटा के बहुत कम कर दिया, 20 कर दिया। अच्छा, एक जानकारी मैं भी देना चाहता हूँ। मैंने इनसे पहले भी बात की थी। हमने ऑनलाइन फूड एग्रीगेटर कंपनियों के जो डिलीवरी बॉय हैं, जो गिग वर्कर हैं, उनको लेकर एक बहुत बड़ा एपिसोड दिखाया था जिसकी काफ़ी प्रशंसा भी हुई थी और सरकार ने जिसका संज्ञान लिया था। वो जो है हमने उस समय भी कंपनियों से संपर्क करने की कोशिश की थी और इस बार भी हमने ऑनलाइन फूड एग्रीगेटर कंपनियां, मैं नाम लेके कह रहा हूं, जोमेटो और स्विगी दोनों को मेल करके ये कहा कि हम आपसे बात करना चाहते हैं। लेकिन अभी तक जब मैं मोकम से बात कर रहा हूं, मोकम जी से, अभी तक कोई उनका जवाब नहीं है और उन्होंने कोई प्रतिक्रिया हमें नहीं दी है कि वो इस पर बात करना चाहते हैं कि नहीं।
उनको भी सामने आना चाहिए और उनको भी अपना पक्ष यहाँ पर रखना चाहिए, क्योंकि एक डिलीवरी बॉय केवल उसकी ज़िंदगी रेस्टोरेंट से खाना उठाकर अपने कस्टमर तक डिलीवर करके नहीं है, उसकी ज़िंदगी का एक पक्ष ये भी है जो इस वक्त आप दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर बुलंदशहर के इस वीरपुर गांव में देख रहे हैं, जहां पर आप देखिए ये एक 10 साल से फूड डिलीवरी करने वाला शख्स किन हालात में रहता है और कैसे अपना काम चला रहा है। और बात जब डिलीवरी बॉय की खुशियों की हो रही है तो आपको उसके घर को और उसके घर वालों की खुशियों को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि एक पारिवारिक आदमी पूरे परिवार से जुड़ा होता है और उसकी खुशियां परिवार की खुशी से जुड़ी होती है। हमने डिलीवरी बॉय की बात उठाई, मोकम सिंह जी को सुना आपने, मोकम सिंह जी को कैसे श्रम मंत्रालय से कॉल आया, इन्होंने अपनी समस्याएं बताई। हम मोकम सिंह जी से रिक्वेस्ट करके बुलंदशहर पहुंचे हैं, बुलंदशहर जिले में उनके गाँव, जो कि आप समझ लीजिए दिल्ली में जहाँ सरकार बैठती है, जहाँ श्रम मंत्रालय उससे 150 किलोमीटर होगा। अब जरा घर में क्या हालात हैं, घर वालों की क्या इच्छाएं हैं, सरकार से क्या चाहते हैं, जरा उनको भी समझिए। आपका क्या नाम हुआ? सुनीता। चाय बना रही हैं? चाय बना रही हूँ हम लोगों के लिए। धन्यवाद आपका, बारिश में देखिए चाय बना रही हैं। लेकिन सुनीता जी, हम लोगों ने एक रिपोर्ट दिखाई थी, बताया होगा मोकम जी ने आपको, जिसमें डिलीवरी बॉय किस तरह से काम करता है और कितनी कठिनाइयाँ होती हैं। उसके बाद सरकार ने उस रिपोर्ट का संज्ञान लिया। सरकार अब कह रही है कि नहीं, हम पीएफ और इलाज की सुविधाएं देंगे। तो ये सब सुन के कैसा लग रहा है आपको? सही लग रहा है, सुविधा देंगे तो बढ़िया बात है। वैसे आपको लगता है कि डिलीवरी बॉय को जो मिलना चाहिए मिलता है? कहीं मिलता है, कहीं नहीं मिलता। देंगे तो जब ही तो सही लगेगा। घर का खर्च चल जाता है उस कमाई में? क्या चल रहा है खर्चा, अब देखना रहे कितना महंगाई है। तो फिर कैसे, जब ये आप इनसे कुछ बोलते हो, ये कहते हैं कि भाई कमाई वाई नहीं, तब क्या बात होती? बात होती है ही, और क्या घर में अब ये होती है कि कमाई खर्चा कमा नहीं, पैसे नहीं दे रहे सही, तो खर्चा कैसे चलेगा बच्चों का, पढ़ाई लिखाई का, महंगाई का ज़माना। बताओ, इतना महंगाई बढ़ा दी है, क्या करें। और जो हक, जो राइट्स एक एम्प्लॉय के पास है, वो हक, वो राइट्स इन गिग वर्कर्स के पास नहीं होता। हालांकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि देखने में लगता है कि इस कंपनी की नौकरी करते हैं, और सबसे बड़ी बात, इनके पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। एक आम एम्प्लॉय को प्रोविडेंट फंड है, ईएसआई है, रिटायरमेंट के बाद ग्रेचुटी मिलती है, पर ये लोग कितने ही साल काम करते रहे, इनकी रिटायरमेंट या ये जैसे ही काम छोड़ेंगे वहीं पर समाप्त हो जाएगी। कोई लमसम अमाउंट नहीं मिलेगा। जितने दिन काम किया उतने दिन की तनख्वाह ली, उतने दिन का कॉम्पनसेशन लिया और एक तरफ हो गए। कोई भी इनको लमसम अमाउंट नहीं दिया जाएगा, यानी कि जब ये रिटायर होंगे इनके लिए कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। कल को ये बीमार हो जाते हैं तो अगर इनके पास कुछ बचत है तो अपना इलाज करा पाएंगे। कंपनी की जो मेडिकल फैसिलिटीज अपने एम्प्लॉइज के लिए होती हैं, वो इन लोगों के लिए नहीं होती हैं। डिलीवरी बॉय, खुशियों की डिलीवरी कब? जब हम इस सवाल को करते हैं तो जाहिर सी बात है कि इसमें सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया जी इस वक्त खुद हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है TV9 पर। सर, गिग वर्कर्स एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जिसके लिए सरकार में बहुत कुछ मंथन चल रहा है, हमें पता चला है। उन लोगों की समस्याओं का, सोशल सिक्योरिटी का हल करने के लिए सरकार क्या कर रही है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ये स्वाभाविक है, देश में हर श्रमिक जो मेहनत करता है, रोजगारी के लिए प्रयास करता है और उसको जॉब देते हैं, तो उसकी जॉब को अपने स्वयं की सोशल सिक्योरिटी के साथ कैसे जोड़ना और ये सोशल सिक्योरिटी सुनिश्चित करके अपनी लाइफ को कैसे सुनिश्चित करना, उसके लिए 7.5 करोड़ से अधिक हमारे EPFO में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं और 3.5 करोड़ से अधिक लोग ESIC में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। उसमें सरकार भी कंट्रीब्यूशन देती है, एम्प्लॉइज़ भी कंट्रीब्यूशन देता है और एम्प्लॉयर्स भी कंट्रीब्यूशन देता है। तो ऐसी स्थिति में गिग वर्कर्स एक नया क्षेत्र ओपन हो रहा है। एक समय था सबसे बड़ा क्षेत्र एग्रीकल्चर था एम्प्लॉयमेंट के लिए, बाद में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रोजगार का निर्माण होने लगा, सर्विस सेक्टर आया। वैसे भी गिग वर्कर्स एक नया सेक्टर के रूप में देश और दुनिया में उभरा है। उसमें कई लोग जैसे डिलीवरी बॉय है जो घर घर जाके ई-कॉमर्स के द्वारा जो सामान है वो पहुंचाते हैं, कई खाने पीने की चीज़ें पहुंचाते हैं। ऐसे कई टाइप की एक्टिविटी है और नीति आयोग के
जो भी फिगर है उस फिगर के मुताबिक 7 से 8 मिलियन यानी कि 70 से 80 लाख ऐसे वर्कर्स हैं, तो उसको स्वाभाविक तौर पर उसका लाइफ को सुनिश्चित करना ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इसलिए उसके ऊपर हमने कंसल्टेशन बातचीत चालू करा है। आपने देखा होगा लास्ट वीक में ही मैंने अनाउंसमेंट करा था कि सब गिग वर्कर्स ई श्रम पोर्टल पर जुड़े ताकि सही फिगर भी हमारे पास आए। और मैंने अभी जो प्लेटफॉर्म है यानी कि एग्रीगेटर्स है उसको भी कहा है कि आप भी उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करिए। उसका प्लेटफॉर्म अभी ठीक हो रहा है हमारे ई श्रम पर, वो 1 सप्ताह में हो जाएगा, तो वो भी आके वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस हमारे पास बन जाए और बाद में उसको सोशल सिक्योरिटी के एंगल से कैसे चालू करना उसके ऊपर हम तुरंत ही काम कर सकें। सर लेकिन डिलीवरी बॉयज़ जब गिग वर्कर्स जो डिलीवरी करते हैं या दूसरे जिस भी सेगमेंट में काम करते हैं, गिग वर्कर मतलब इनफॉर्मल इकोनॉमी में जो काम कर रहे हैं, उनको पीएफ और एम्प्लॉय जैसी बीमा की सुविधा नहीं मिलती है, तो क्या सरकार इस पर भी काम कर रही है? जो ऑनलाइन कंपनियां हैं, जो एग्रीगेटर्स हैं, उनसे इस बारे में बातचीत कर रही है कि उनको पीएफ, बीमा और कुछ ऐसी सुविधाएं दें? उसके लिए हमारे एग्रीगेटर्स के साथ भी बहुत बार कंसल्टेशन हुआ है। अलग अलग उसके भी एसोसिएशन बने हुए हैं, उसके साथ भी डिस्कशन चल रहा है और उसमें से एक ऐसा रास्ता आइडेंटिफाई कर पाएंगे जो फैसिलिटी, जो सुविधा, फॉर एग्जांपल ऐसी के कोई लाभार्थी है, सारे परिवार को हेल्थ सिक्योरिटी मिलती है, उसको ऑल टाइप ऑफ एक्सपेंसेस ESIC की अस्पताल में होता है और हम उसको में एक स्टेप और आगे बढ़ने की दिशा में काम कर रहे हैं। भविष्य में ESIC के लाभार्थी है जो सुविधा अपने अस्पताल में नहीं होगी तो अपनी इच्छा के अनुसार आयुष्मान भारत योजना के साथ NPLN अस्पताल में जाके भी ट्रीटमेंट करवा पाएंगे। वैसे EPFO में उसका पैसा कटता है। ये दोनों में जब उसके यहाँ बच्चे की शादी हो, बच्चे को पढ़ाना हो या तो कोई अपने यहाँ एक्सीडेंटल कोई घटनाएं हुई और उसको पैसे की रिक्वायरमेंट हो तो EPFO में जाके या ESIC से वो पैसा उठा सकते हैं ताकि उसकी लाइफ स्मूथ बने और उसको लगे कि मेरी क्राइसिस में हमारी व्यवस्था है, हमारा कंट्रीब्यूशन हमें सहयोग करेगा, तो खुशी से उसका कंट्रीब्यूशन भी देंगे, सरकार उसका मैनेजमेंट करेगी, थोड़ा कंट्रीब्यूशन भी देगी, एम्प्लॉयर भी अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। आपने देखा होगा अभी महत्वपूर्ण ये सारा बजट एम्प्लॉयमेंट सेंट्रिक बजट है। 4 करोड़ नए जॉब निर्माण की बात है और ये 4 करोड़ नए जॉब निर्माण के लिए 2 लाख करोड़ का बजट आवंटन व्यवस्था होनी है, तो उससे अल्टीमेटली जॉब और जॉब के बाद उसकी लाइफ, सोशल सिक्योरिटी दोनों सुनिश्चित होता है। वैसे उसको गिग वर्कर्स को भी मैं क्लियर मानता हूँ कि उसको भी इस फैसिलिटी के साथ जोड़ा जाएगा। आखिरी सवाल, गिग वर्कर्स की कमाई बढ़े, इसको लेकर भी क्या आपने कंपनियों से कोई बातचीत की है और उनको और सुविधाएं दे कंपनियों का क्या रुख है? उसमें कंपनियां भी बहुत पॉजिटिव है। सभी कंपनी ने अपनी अपनी बात रखी है क्योंकि एक कंपनियां गिग वर्कर्स को काम के पर पैसा देती है, डिलीवरी पर पैसा देती है, जितना काम करे इतना पैसा देती है। कोई डेज पर डे काम के ऊपर पैसा देते हैं, कोई मंथली काम पे भी पैसा देते हैं। तो उसमें से कौन से मॉडल पे उसकी इनकम यानी कि आय सिक्योरिटी, सैलरी सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। कई बार एक व्यक्ति ऐसे 2-3 एग्रीगेटर के साथ जुड़ा हुआ होता है तो अपनी सुविधा के अनुसार काम कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में उसको कैसे समाहित करके उसके बारे में सोचा जाए, उसके दिशा में भी बहुत डिस्कशन होता है। लेकिन मैंने देखा सभी का कोऑपरेटिव मोड रहा है, सब लोग कहते हैं कि ये करना चाहिए, सहमत होते हैं, मॉडल बन रहा है। मॉडल बनने के बाद हम इम्प्लीमेंटेशन में आएंगे। एक टाइमलाइन कोई दे सकते हैं कब तक ये लागू हो जाएगा? जल्द से जल्द लागू हो ऐसा प्रयास हम करेंगे क्योंकि टाइमलाइन तय हो जाती है, निश्चित हो जाती है, बाद में आगे पीछे होता है तो फिर आप पूछेंगे कि हुआ नहीं। जल्दी हो जाए ऐसा करेंगे। तो सुधीर हमारे साथ हैं। अगर आपने इस स्टोरी का पार्ट 1 देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि सुधीर का सपना था शिक्षक बनना, समाज को शिक्षित करना। CTET का एग्जाम दे चुके हैं, जॉब नहीं मिली, मजबूरी में आए इस लाइन में, फूड एग्रीगेटर्स से जुड़े, ऑनलाइन फूड डिलीवरी करते हैं और इनका मानना है कि जो पहले चीज़ें थी उनसे चीज़ें और ख़राब हुई हैं।
सुधीर, अभी जब सरकार आप लोगों की बात सुन रही है, एक्शन में आ रही है, तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर और एक्शन लेगी तो और अच्छी बात हो जाएगी। और बेरोज़गारी तो वैसे ही बढ़ रही है और बेरोज़गारी बढ़ रही है तो और आने वाले समय में इतना डिलीवरी हो जाएगा, बेरोज़गारी इस हिसाब से रहेगी तो बढ़ता ही रहेगा। नहीं, बेरोजगारी तो वो अलग मुद्दा है। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम जैसे जो फूड डिलीवरी बॉय हैं या डिलीवरी बॉय हैं, सरकार उनका संज्ञान ले रही है। सरकार कह रही है कि नहीं, इनको कुछ हम करेंगे, इनके लिए एक मॉडल लाएंगे, इनके लिए कुछ पीएफ बीमा जैसा लाएंगे। खुश हो इससे? जी ज़रूर, श्योर। आज तक तो कोई न्यूज़ रिपोर्टर या कोई भी कंपनियां मेरे पास नहीं आई और ना मेरे पास या किसी डिलीवरी के मुद्दे पे कोई भी नहीं आई कंपनियां। और आज TV9 का शुक्रगुजार करता हूं कि जो मेरी दास्तान को देखने या समझने के लिए आई है, तो उसके लिए मैं बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूं। और आगे क्या उम्मीद है? और आगे उम्मीद हमें ये है कि TV9 हमारी आगे तक और बात पहुंचाएगी, तो मैं उसका, हम नहीं सभी भाई डिलीवरी राइडर उनका धन्यवाद करना चाहेंगे। उम्मीद करते हैं आपकी उम्मीदें पूरी हो। थैंक यू। थैंक यू। रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सुबह का उजाला आना तय है। सपनों की उगती सुबह के लिए संघर्ष करो, क्योंकि उजाले की छांव का आना तय है।